हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्टको में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ ऐसे प्रश्न को लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। यहाँ से जो है बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्नों को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में या तो कई बार पूछा गया है या बहुत ही ज़्यादा पूछने का चांस है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सके तो सभी प्रश्नों का आंसर आप भी देने का प्रयास कीजिए मेरे साथ साथ। इससे क्या होगा कि आपका भी प्रैक्टिस होगा, साथ ही साथ आप कितना पानी में है यानी कि आपकी तैयारी कैसी है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये इतिहास के बहुत ही वैसे चुनिंदे प्रश्न है जो आपको हर हाल में देखना ही देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका इतिहास का जो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। हमको लगता है आप में से सभी को ये प्रश्न का आंसर आता होगा, है ना। ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल जो है वो आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, ताजमहल कौन बनवाया? तो ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। कौन सा मुगल मतलब कि कौन सा मुगल राजा ने बनवाया था? तो उनका नाम है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां। और ये जो है यमुना नदी के किनारे है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पर, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? आप सबको पता होगा बाबर ने जो है कई युद्ध किए थे, है ना। जैसे कि चंद्री का युद्ध किया था, खानवा का युद्ध किया था, घाघरा का युद्ध किया था। आपको ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था, है ना। तो घाघरा का युद्ध जो है वो हुआ था 1529 में। आपको पूछा जाएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये पूछा गया है, जाएगा नहीं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1526 में। ठीक है, उसी तरीके से आपको पूछा जाएगा खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में हराया था? तो बाबर ने अफगान सरदारों को घाघरा के युद्ध में हराया था। कौन सी युद्ध में? घाघरा के युद्ध में, यानी कि राइट आंसर सेकंड का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। और यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में। किसके बीच? तो बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर की जीत होती है, और फिर बाबर जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जरासंध का संबंध किस वंश से था? ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। तो जरासंध का जो संबंध है वो किस वंश से था? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा वृद्धरथ वंश से, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जरासंध का संबंध वृद्धरथ वंश से था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पर, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो हुई थी 1206 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने किया था पूछा जा सकता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। कुतुब मीनार को जो है टोटल 2 आदमी ने मिलकर के बनाया। जैसे पहले कुतुबुद्दीन बनाने के लिए शुरू किया था, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके बाद इल्तुतमिश जो है वो बनवाए। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब? 1206 में। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत खत्म कब हुआ था? 1526 में। दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, उनके बाद मुगल वंश आ गया 1526 में। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश से संबंध रखता था। कौन सा वंश से? गुलाम वंश से। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, गुलाम वंश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? यानी कि जो शेरशाह सूरी है वो 1540 में किसको हराया था? हम सबको पता है वो जो है हुमायूं को हराया था। यानी कि सबसे पहला जो है, यानी कि बाबर जो है वो कौन सा राजा है? ये सबसे पहला राजा है जो कि बना था 1526 में, और इसी ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये लगातार 4 साल शासन किया, यानी कि 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो गई। इनके बाद इनके बेटा, जिनका नाम क्या था? हुमायूं, ये जो है यहाँ का राजा बनता है। ठीक है, फिर हुमायूं जो है वो 1530 से लेकर के 1540 तक चलता है, लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी से वो हार जाते हैं और हुमायूं हार जाता है, और फिर मुगल सल्तनत के राजा जो है वो और नहीं रहते हैं। फिर शेरशाह सूरी जो है लगातार 15 साल तक, यानी कि 1540 से लेकर के 1556 तक शेरशाह सूरी शासन करता है। ठीक है, 1555 तक, है ना, 1515 साल लगातार शासन करता है, 1555 तक। फिर 1555 में दोबारा से हुमायूं आता है और हुमायूं शेरशाह सूरी को हरा देता है, लेकिन जस्ट 1 साल के बाद हुमायूं की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है 1556 में। और फिर 1556 में आता है अकबर। जी हाँ, अकबर आता है 1526 में, जो कि कब तक चलता है? 1605 तक चलता है। तो याद रहेगा आप लोग को, ये सिर्फ याद रखना है कि शेरशाह सूरी जो है 1540 में हराया था हुमायूं को। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बस अगला प्रश्न देखिए, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? अभी हमने को कहा
कि जो घाघरा का युद्ध है वो आपका 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में। यार मैं खौ लिख देता हूँ खानवा का युद्ध, यहाँ पर घौ लिख देता हूँ घाघरा का युद्ध, ठीक है। उसी तरीके से पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1526 में। अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूं ये सारे प्रश्न आपको कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुनिएगा। तो बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से था? राइट आंसर आपको हो जाएगा हर्यक वंश से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पहली बार अगर आए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगा? कोर्स वगैरह लॉन्च हो गया है, संकल्प बैच लॉन्च हुआ बिहार बोर्ड के लिए, बाकी बिहार बोर्ड के जो नहीं है अदर बोर्ड के हैं तो उनके लिए सफलता बैच लॉन्च हुआ है। इसको कैसे ज्वाइन करना है बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है। जरासंध का संबंध किस वंश से था? तो जरासंध का जो संबंध है वो आपका वृद्धरथ वंश से था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट जवाब देते चलिए, मेरे साथ साथ आपका भी प्रैक्टिस होगा। तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो ये जो तक्षशिला है वो आपका गांधार राज्य में स्थित था। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका 9 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में कहां तक फैला था? तो भारत में जो बाबर का साम्राज्य है वो पूर्व में बंगाली से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक फैला था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 नंबर क्वेश्चन का। अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष में, बाबर के संस्करण का क्या नाम है? तो बाबर के जो संस्करण है उसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी। क्या नाम है? तुजुक-ए-बाबरी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था उस वक्त में जब संविधान बनाया जा रहा था? तो उस वक्त में संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 389। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 12th नंबर प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? बताइएगा। तो हम सब जानते हैं कि संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का, ठीक है। और यही जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी है, ठीक है ना। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। अस्थायी तो वो था सी राजगोपालाचारी को, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो है भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो है भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1 सेकेंड, चलिए लाइट थोड़ी सी चली गई थी, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? आप सबको पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें है वो आपका सिलखरी नामक पत्थर की बनी हुई थी। बिल्कुल ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है वो हरियाणा में है। हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया, बिल्कुल सेशन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग तो पहली बार कर रहे हैं ना। चलिए, इस बार जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। बनावली जो है वो आपका हरियाणा में है, कालीबंगा जो है वो आपका राजस्थान में स्थित है, और धौलावीरा और लोथल ये जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आपको 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी, यानी कि ऑप्शन सी से हो जाएगा। हड़प्पा जो शहर है वो आपका रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा, यहाँ लिख देता हूं मैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो वो किस नदी के किनारे? तो मोहनजोदड़ो जो है वो भी आपका सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और बाकी लोथल तो है ही भोगवा नदी के किनारे। अगला है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका? लोहा का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी सोना, चांदी, तांबा ये सब का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों को, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाकिस्तान का प्रथम, बहुत सारे लोग यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो था लियाकत अली खां। लियाकत अली खां, ऑप्शन भी आपका 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो है प्रथम विदेश मंत्री भी थे। आपको पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन है? तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और क्या कहता है, प्रधानमंत्री तो वो थे ही। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, ठीक है। और देखिए कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगला है पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, तो पाकिस्तान जो शब्द है वो दिया था चौधरी रहमत अली ने, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका 21 नंबर प्रश्न का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस सारा करवा रहे हैं। अगला देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का गठन किसने किया था, तो 1942 का जब आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किया गया था गांधी जी के द्वारा। तो उस वक्त में आजाद दास्ता का गठन किसने किया था, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अखिल भारतीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष है उनका नाम है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या नाम है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था, तो अंग्रेजों ने जो बंगाल का विभाजन है वो किया था 1905 में। कब किया था, 1905 में, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ जो है गांधी जी दिए थे, है ना, तो इसमें जो है उनको केसरे हिंद, कौन सा, केसरे हिंद, यानी कि केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किया था चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास ने, तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की, तो 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर की कमीशन की जो नियुक्ति है वो लॉर्ड रिपन ने की थी, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था, तो पटना कॉलेज पटना का जो बिल्डिंग है वो किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था, बिल्कुल 28 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डच। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारा। तो पटना कॉलेज पटना का जो बिल्डिंग है वो कौन सी यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था, तो डच का था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडिया कंपनी में जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि यहाँ पर जो भारत में सबसे पहले कौन आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, है ना, जो कि आया था लगभग 1600 में, और 1600 से लेकर के आपका 1757 तक चला था यहाँ पर। ठीक है, 1757 तक। उनके बाद फिर ये व्यापारिक जो कंपनी है इनको अंग्रेज सरकार के द्वारा खत्म कर दिया गया और फिर अंग्रेजी शासन यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक है, तो 29 का बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, इसी के द्वारा जो उनका व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो कौन था, तो वो था वास्को डी गामा, आप सबको पता होगा। 30 का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा, वो है सी, यानी कि भारत में आने वाला जो सबसे पहला यानी कि पुर्तगाली था उनका नाम क्या था, वास्को डी गामा, जो कब आया था पूछा जा सकता है, 1498 में आया था। ठीक है, 2019 में पूछा गया है। अगला देखिए, क्षेमेंद्री की रचना कौन सी है, तो क्षेमेंद्री की रचना यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वो है वृत्त कथा मंजरी। वृत्त कथा मंजरी ये जो है क्षेमेंद्री की रचना है। ठीक है, बाकी अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की रचना है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, इंडिका किसकी रचना है, तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इंडिका जो है वो मेगास्थनीज के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 33, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, देखिए लिच्छवी दोहित्र और भारत का नेपोलियन, लिच्छवी दोहित्र और भारत का नेपोलियन वो एक ही शख्स को कहा जाता है, उनका नाम है समुद्रगुप्त, याद रखिएगा समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त शासक ऐसा है जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे, तो गुप्त काल में हस्ती सेना का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे महापेलुपति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो वासुदेव कृष्ण जो है वो आपका कौन से वंश के था, राइट आंसर हो जाएगा वृष्णि वंश के। ठीक है, देखिए आपको सिंपली कोई भी पीडीएफ लेने के लिए, कोई भी कोर्स में ज्वाइन होने के लिए आपको जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है तनु क्लासेस ऐप, क्या नाम है, तनु क्लासेस ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहां से इंस्टॉल करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद फिर आपको कोर्स में जाना है, और जैसे ही आप कोर्स में जाएंगे तो अभी जो है ऑफर चल रहा है 500 स्टूडेंट के लिए, यानी कि पहले 500 स्टूडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपये में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1999 में आपको जो है क्या कहता है सारा चीज़ मिलेगा। जैसे पूरी लाइव क्लास होगी, वहाँ पर आपको पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास समझ रहे हैं, जिसमें आप डाउट डायरेक्ट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर डेली क्विज होता है, आपको डेली पीडीएफ मिलेगा, जो भी क्लास होगी उसका पीडीएफ मिलेगा, नोट्स आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और कभी भी कोई भी डाउट हो आप आसानी से पूछ सकते हैं, जो टीचर है, जो टीम है वो तुरंत आपको रिप्लाई करेगा। साथ ही साथ जब लाइव क्लास होगी तो आप कोई भी डाउट पूछेंगे तो वो डाउट का डायरेक्ट वहाँ पर सोल्यूशन होता है, जैसे ऑफलाइन में हम लोग पढ़ते हैं सेम वैसे ही, है ना। तो ये सारा फीचर आपको दिया जाएगा, और भी बहुत सारा फीचर है एक्स्ट्रा में, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, गेस क्वेश्चन हो गया, ये सारा, जो कि कितना प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 में। अभी ऑफर चल रहा है मात्र 500 स्टूडेंट के लिए, यानी कि
पहले 500 स्टूडेंट अगर जो भी होगा उनके लिए सिर्फ 1999 में ये सारा चीज़ उनको अवेलेबल होगा। आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए 7667 ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए ज़्यादा जानकारी के लिए। और ऐप संकल्प बैच जो है ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है, संकल्प बैच। बाकी जो सफलता बैच है वो सभी बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड को छोड़ करके, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। बिहार बोर्ड वाले सिर्फ संकल्प बैच को ही लेना है और अदर बोर्ड को संकल्प बैच नहीं लेना है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है। बाकी सफलता बैच वो सभी बोर्ड के लिए है, इस बिहार को छोड़ के। चलिए, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, तो ऐप को आप लोग जरूर इंस्टॉल करिएगा। वृष्णि वंश के थे, बिल्कुल राइट से 35 का हो जाएगा। बहुत बढ़िया जबरदस्त। अगला देखिए, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, तो आप सबको पता होगा 5 पांडवों में जो सबसे बड़ा है वो था युधिष्ठिर। क्या नाम है, युधिष्ठिर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संकर्षण किसका दूसरा नाम था, तो संकर्षण जो है वो बिल्कुल बलराम का दूसरा नाम था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, संकर्षण जो है वो बलराम का दूसरा नाम था। अब देखिए अगला प्रश्न, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का जो व्यापक निरूपण है वो किया गया था भगवद गीता में, ठीक है। टोटल कितना वेद होता है, 4 वेद होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है ना। भगवद गीता जो यहाँ पर जो है अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है, तो 1857 के विद्रोह का जो पहला सिपाही है वो कहा जाता है मंगल पांडे को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 40, कानपुर में विद्रोह का नेता कौन थे, तो कानपुर में जो विद्रोही का नेता था वो था नाना साहेब, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास ये बात किसने कहा था कि जो यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में है एकमात्र मर्द थी, यानी कि जो महिला उसके चिता के पास जाकर के उनके जो मृत शरीर था उनके पास जाकर के कहा कि यहाँ पर जो सोई हुई महिला है वो विद्रोहियों में, यानी कि जो विद्रोह चल रहा था, ठीक है, उसमें मात्र एक मर्द थी। तो राइट आंसर आपका किस मतलब हो जाएगा कि ये बात कौन कहा था, तो ये बात कहा था ह्यूरोज, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न का। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो द ग्रेट रिवोल्ट यानी कि द ग्रेट रिवोल्ट यानी कि रिवोल्यूशन भी बोल सकते हैं, उसको शॉर्ट में रिवोल्ट लिखा है। तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है जेम्स आउटरम। कौन है, जेम्स आउटरम। 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा रुकिए 1 सेकेंड, इसका राइट आंसर मुझे लगता है बी होना चाहिए, बिल्कुल वही आंसर होगा, ठीक है, अशोक मेहता ही राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। तो द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक है अशोक मेहता, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 43, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप सबको पता होगा गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है। तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको शिक्षा की प्राप्ति बोध गया में हुई, कहाँ पर, बोध गया में। ये सबसे पहला उपदेश दिए था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला देखिएगा, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, आप सबको पता होगा कि जैन धर्म का जो स्थापना है वो किसने किया था, तो महावीर ने किया था। और भी 24 तीर्थकर ने किया था। कहने का मतलब है कि वहां पर टोटल 24 तीर्थकर आए थे। तीर्थकर का मतलब क्या होता है, जैसे शिक्षक, टीचर है ना, तो महावीर जो है वो 24वें नंबर के शिक्षक है, पार्श्वनाथ जो है वो 23वें नंबर के शिक्षक है। और इसी तरीके से टोटल कितना शिक्षक आए हैं, 24, है ना। तो महावीर जो है वो क्योंकि बाद में आए थे, पार्श्वनाथ पहले आए थे, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए पार्श्वनाथ का जो पहले सिद्धांत दिया हुआ था, तो इसमें एक और नया सिद्धांत को जोड़ा महावीर, वो कौन सा सिद्धांत था, वो सिद्धांत था ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। और ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। वो सिद्धांत का नाम क्या था, ब्रह्मचर्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, बताइए। श्वेतांबर और दिगंबर दो कौन सा धर्म है जो कि दो संप्रदाय में बढ़ गया था, एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। बिल्कुल 45 का आंसर आएगा जैन धर्म। याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म बढ़ गया था। बाकी यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। बाकी सुत्त पीटक, त्रिपीटक, महायान, हीनयान, ये सभी का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है। अगला देखिए, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जाना जाता है, तो ये जो आर्यों की सभ्यता है वो आपका बिल्कुल वो वैदिक, आर्यों की जो सभ्यता है वो आपका बिल्कुल वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त में वेदों की खोज हो गई थी, ठीक है ना, तो इसलिए वैदिक सभ्यता के नाम से आर्यों की सभ्यता जाना जाता है। अंग्रेजों को 1662 ईस्वी से में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया, तो अंग्रेजों को 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बम्बई जो है क्यों दे दिया था, तो दहेज के रूप में दिया था, है ना। दहेज में जो पुर्तगाली है वो अंग्रेजों को दिया था बम्बई को दहेज के रूप में, समझ सकते हो, एकदम एक शहर को ही पूरा दहेज में दे रहा है कि जाओ वो शहर तुम्हारा, है ना, हम बोल देंगे जाओ पटना शहर तुम्हारा, जाओ दिल्ली शहर तुम्हारा,
ठीक है, तो ऐसे ही होता था। 47 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? तो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान है वो गोलकुंडा राज्य से प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। अगर किसी को मतलब कि लाइव क्लास नहीं करना है, क्विज वगैरह नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ उनको पीडीएफ चाहिए, ध्यान से सुनिए, उनको लाइव क्लास, डाउट सेशन, ये सारा चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनको पीडीएफ चाहिए। तो इसके लिए जो है आप वही ऐप को ही इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से। ऐप का नाम तनु क्लासेस है, और वहाँ पर एक नीचे में कोर्स नहीं, थोड़ा और नीचे आइएगा, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा PDF/नोट्स, PDF/नोट्स। उसी में देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा ऑल सब्जेक्ट नोट्स का, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। बहुत ही कम प्राइस में वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, शायद 249 रुपये सब्जेक्ट का, ठीक है ना, 249 ओनली। वहाँ पर सिर्फ पीडीएफ मिलेगा। बाकी कोर्स वगैरह ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ 1999 में, क्योंकि बहुत कम प्राइस है और इसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इस बार का जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर हम लोगों ने दिया, बहुत सारे बच्चे, आप सबको पता होगा, कई बच्चे ऐसे जो कि यहाँ से डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है ना। तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर करने के पीछे कारण क्या? उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया, कोर्स में ज्वाइन किया, जो जो बोले वो किया। देखिए, पैसे वगैरह थोड़ा देर के लिए मान्य रखता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप रिजल्ट देखेंगे तो ये फिर पैसे को भूल जाएंगे। अभी अब जितना भी बच्चा अच्छा नंबर लाया है, क्या वो सब चीज़ को देखता है? नहीं देखता है। हम लोग खुद चाहते हैं कि बिल्कुल बच्चे को फ्री दें, लेकिन नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम करते हैं ना, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे क्विज बनाते हैं, बहुत सारे टाइपिंग करते हैं, सारा काम चलता है, तो सबको यहाँ पर लेके चलना पड़ता है। चलिए, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? आप सबको पता होगा, लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 नंबर प्रश्न का। तो इस वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री के 50 ऐसे प्रश्नों को किया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 50 प्रश्न के बाद भी हमने आपको कई सारे प्रश्न अपने से बताए। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, है ना, और वीडियो को लाइक करके एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा, और ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट। तनु क्लासेस ऐप का नाम है, और जो भी ये चीज़ लेना है आप जाकर के आराम से वहाँ देखिए, कोडगाट कीजिए, आपको समझ में आएगा, पढ़िए, वहाँ सारा से लिखा हुआ है, लेने से पहले एक बार जरूर पढ़िए, है ना, और फिर कोर्स को ज्वाइन करिए या फिर पीडीएफ पढ़िए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।